नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी पीजीटी सोशियोलॉजी पीवाईक्यू के आज इस 7वें लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पीजीटी सोशियोलॉजी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये वीडियो ना केवल पीजीटी सोशियोलॉजी अदर सोशियोलॉजी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल है और इस वीडियो के थ्रू हम कई सारे नए कॉन्सेप्ट्स को भी समझते हैं, साथ में क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसका आइडिया लगाते हैं और रिविज़न भी होता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है असर्शन और रीज़न का कथन और कारण। पहला कथन कहता है हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं, क्योंकि समिति समूह की परिचायक है जबकि संस्था कार्यविधि की। देखो, कथन और कारण वाले क्वेश्चंस में आप या तो पहले कारण को पढ़ लो, उसके बाद इसलिए लगा के कथन को पढ़ो, या तो कथन पूरा पढ़ लो उसके बाद क्योंकि ऐड करके कारण पढ़ो। तो हमने बात करी हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। क्यों? क्योंकि समिति समूह की परिचारक है जबकि संस्था कार्यविधि की। तो ये जो कथन दिया हुआ है उसके पीछे का कारण जो दिया हुआ है ये दोनों सही है। तो इसका आंसर होगा ए। कथन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। इन क्वेश्चंस का तरीका क्या होता है? असर्शन और रीजनिंग ये दोनों ही सेंटेंसेस में या तो दोनों सही होंगे या तो एक सही होगा एक गलत होगा, और व्याख्या सही है या गलत है। यहाँ पे दोनों ही कथन सही हैं तो ये 3 और 4 तो आंसर होगा नहीं। अब इसमें से आपको बस इतना चेक करना है कि ये जो कारण बताया जा रहा है क्या वो प्रथम जो कथन है उसकी व्याख्या कर रहा है सही कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में तो व्याख्या सही हो रही। कई ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे व्याख्या बिल्कुल सही नहीं मैच करती है, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है सती होना निम्नलिखित में से किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? पहला है विसंगति, दूसरा है अहमवादी, तीसरा है परमार्थवादी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इमाइल दुर्खिम के सुसाइड वाले वीडियो में हमने बात करी थी कि आत्महत्या अकॉर्डिंग टू हिम 4 टाइप बताए गए हैं। पहला है विसंगति यानी आदर्शहीन, दूसरा अहमवादी, तीसरा है परमार्थवादी और चौथा उन्होंने बताया था घातक आत्महत्या के बारे में। तो जब आप बात करते हो सती प्रथा की तो ये आती है परमार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत। इसमें क्या होता है, सोशल इंटीग्रेशन यानी सामाजिक एकता की अधिकता हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है जब व्यक्ति समाज में अधिक एकात्मकता स्थापित कर लेता है तब ऐसी आत्महत्या की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समाज के लिए बलिदान की भावना की प्रकृति के कारण इसे परसुखवादी आत्महत्या कहा है। सती प्रथा, जौहर प्रथा अथवा प्रमुख की मृत्यु पर उनके अनुयायियों द्वारा की गई आत्महत्या इसका उदाहरण है। जैसे बॉर्डर पे अगर सैनिक अपना बलिदान देते हैं तो वो भी परमार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत ही आता है। और परमार्थवादी आत्महत्या क्या होती है? ऐसी आत्महत्या जिसमें समाज से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जुड़ा महसूस करते हो और इसमें व्यक्ति की जो स्थिति है वो नगण्य हो जाती है, बल्कि समाज की स्थिति, समाज के लोगों के सोच, समाज के लोगों के द्वारा दिए गए विचार वो ज़्यादा आप पे हावी होते हैं। व्यक्ति के स्वयं का अस्तित्व का जो होता है वो लोप हो जाता है, वो सामाजिक जीवन में ही विलीन हो जाता है। जबकि अहमवादी जो आत्महत्या होती है वो बिल्कुल इसके अपोजिट होती है। इसमें क्या होता है, समाज से बिल्कुल इंसान अलगाव की भावना महसूस करता है और इसमें क्या होता है, उसे लगता है समाज उसे कुछ महत्व ही नहीं दे रहा, वो समाज का सदस्य ही नहीं है, किसी भी सामाजिक क्रियाओं में भाग नहीं लेता है, समाज से दूर दूर, जीवन से दूर दूर रहता है और खुद को एकांत अकेला महसूस करने के कारण, सामाजिक संगठन के अभाव के कारण ऐसी स्थिति में लोग आत्महत्या करते हैं। अहमवादी आत्महत्या बोला गया है अकॉर्डिंग टू दुर्खिम। विसंगति या जिसको आदर्शहीनता कहते हैं, इसमें क्या होता है कि सोसाइटी के नियम कानून प्रथाएं जो हैं वो बिल्कुल शिथिल पड़ जाते हैं और व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता, मनमाना व्यवहार करता है, अपने जो एक आदर्श नियम होते हैं उनके विपरीत आदर्श विहीन व्यवहार करने लगता है। उसी व्यवहार के अंतर्गत आत्महत्या का भी व्यवहार एक आ जाता है जिसे हम विसंगति या आदर्शहीन आत्महत्या की संज्ञा देते हैं। तो आत्महत्या के टाइप्स इमाइल दुर्खिम के अकॉर्डिंग जो वीडियो है उसमें ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में डिस्कस करी गई हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नांकित में से किसने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया
इरावती कर्वे की फेमस पुस्तक है और 1953 में ये बुक आई थी। सेकंड इनकी फेमस बुक है हिंदू सोसाइटी, जो कि 1961 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिस्थिति से रिलेटेड। लिंग, आयु, जाति पर आधारित परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति कही जाएगी? अर्जित परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति, जैविकीय परिस्थिति या सांस्कृतिक परिस्थिति? तो इसका आंसर होगा प्रदत्त परिस्थिति। क्यों? क्योंकि वह परिस्थिति जो व्यक्ति को मात्र जन्म के आधार पर प्राप्त होती है प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है। लिंग, आयु, नातेदारी, जाति, प्रजाति आदि जो कारक होते हैं वो प्रदत्त परिस्थिति के मुख्य निर्धारक तत्व हैं। अर्थात जहाँ पे आपका जन्म हो गया है, जो आपके कुल है, जो आपका वंश है, जो आपकी जाति है, जो आपकी प्रजाति है, वो आपके बस में नहीं है। वो आपने डिसाइड नहीं करी है कि मुझे इसी जाति में, इसी परिवार में, इसी प्रजाति में या इसी लिंग में पैदा होना है। वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भगवान ने रखा था और जहाँ आपका जन्म होना था हो गया है। ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आप किस जाति या किस धर्म में या किस लिंग में या किस प्रजाति में पैदा हो गए जन्म से पहले, कि आप किस जाति या किस धर्म में या किस लिंग में या किस प्रजाति में पैदा हो गए। तो जो चीज़ें आपको मिली हुई हैं जिसमें आपने कुछ नहीं किया है, तो वो आपकी होगी प्रदत्त परिस्थिति। इसके विपरीत अर्जित परिस्थिति होती है जिसमें आप अपने स्टेटस को खुद प्राप्त करते हो। अर्जित मतलब प्राप्त करना। जैसे कि एक किसान का बच्चा है, गरीब है, उसने बहुत सारी मेहनत करी और मेहनत के दम पे वो एक अच्छा डॉक्टर बन गया। तो उसने ये जो निम्न स्थिति है यहाँ से अपने आप को जो उच्च परिस्थिति प्राप्त करी है या एक डॉक्टर की परिस्थिति स्टेटस प्राप्त किया है, वो उसने खुद अर्जित की है। जो आप वर्तमान मेहनत के द्वारा अपने जीवन काल में प्राप्त करते हो उन स्टेटस को अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत रखा जाता है, और जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिली हुई है जिसमें आपका कुछ योगदान नहीं है, आपने नहीं कुछ किया है, वो आपकी आती है प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जैसा कि आपको पता है संदर्भ समूह के बारे में हमने मॉर्टन का नाम काफ़ी ज़्यादा सुन रखा है, बट जब आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम किसने किया था तो वहाँ पे मॉर्टन नहीं होके हाइमैन होंगे। संदर्भ समूह का सर्वप्रथम प्रयोग हाइमैन ने 1942 में एक लेख, कौन सा लेख? द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में किया था। और इसी चीज़ से इंस्पायर्ड होकर संदर्भ समूह के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझाया हुआ है मॉर्टन ने आगे चल के अपने बुक्स के थ्रू। तो जब भी क्वेश्चन आएगा संदर्भ समूह के बारे में कौन बात करता है, अगर हाइमैन लिखा हुआ है और क्वेश्चन में सर्वप्रथम पूछ रहा है तो आंसर होगा हाइमैन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना जाता है? वर्ण को, जाति को, शक्ति को या उपयुक्त सभी? सिंपल क्वेश्चन है, सभी को माना जाता है। समाज में विभिन्न प्रकार के स्तर बताए गए हैं और इनके बारे में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे आधार होते हैं, वर्ण, जाति, शक्ति, शिक्षा, संपत्ति, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं, तीनों सही हैं, तो हम चले जाएंगे ऑप्शन 4 के साथ, उपयुक्त सभी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 रिलेटेड है चार्ल्स कूले से। लुकिंग ग्लास सेल्फ, आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इसको हमने काफ़ी अच्छे से समझा है। इसे चार्ल्स हटन कूले ने दिया था और उनके इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने बताया है कि दूसरे व्यक्तियों का विचार, निर्णय आदि व्यक्ति के स्वयं का आईना होता है और उसी आईने में वह आत्म के दर्शन करता है। अर्थात इंसान कैसा है वो खुद के नज़रिए से नहीं, दूसरों के नज़रिए से देखता है। दूसरे उसे अच्छा बोलेंगे बार बार तो उसे लगेगा कि वो अच्छा है। अगर दूसरे बार बार उसे बोलेंगे आप बुरे हो, आप में कोई काबिलियत नहीं है, आप निकम्मे हो, आप नकारा हो, तो उसे लगता है जब दूसरे ऐसा सोच रहे हैं तो एक्चुअल में मैं ऐसा होऊंगा, जो कि ज़रूरी नहीं है हर बार सही हो। बट लोगों के साथ यही होता है कि वो दूसरे के हिसाब से खुद को देखते हैं, और ये सारी चीज़ बताई गई है लुकिंग ग्लास सेल्फ के सिद्धांत में। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है दुर्खिम से रिलेटेड। दुर्खिम ने किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटमवाद की अवधारणा को विकसित किया था? इसके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। अरुंटा जनजाति का विस्तृत अध्ययन करने के बाद उन्होंने टोटमवाद की अवधारणा को विकसित किया था, और ये अरुंटा जनजाति ऑस्ट्रेलिया की है, जिसके बारे में दुर्खिम ने अध्ययन करके टोटमवाद की अवधारणा प्रस्तुत की थी। अगर हम बात करें टोटमवाद की, तो टोटमवाद की जो अवधारणा है दुर्खिम ने अपनी फेमस पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में दिया था। और अकॉर्डिंग टू दुर्खिम टोटमवाद जो है वो धर्म का सबसे आदिम स्वरूप है या प्रारंभिक स्वरूप है, जो विशेष रूप से कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी समाजों में प्रचलित था। थोड़ा सा
सिंपल शब्दों में हम समझ लेते हैं कि टोटमवाद होता क्या है। टोटमवाद एक बिलीफ सिस्टम है जिसमें एक समूह या एक कबीले के लोग खुद को एक विशेष टोटम से जुड़ा हुआ मानते हैं, और वो टोटम क्या हो सकता है, आमतौर पे कोई जानवर, पौधा या कोई प्राकृतिक वस्तु हो सकती है। और यह टोटम क्या होता है, उस समूह का एक प्रतीक, सिंबल होता है, और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा पवित्र होती है। मान लो अगर किसी समूह का टोटम गाय है या घोड़ा है या उल्लू है, तो वो जानवर भी उनके लिए पवित्र माना जाएगा और उस जानवर का प्रतीक भी उनके लिए पवित्र है। और जब आप एक ही टोटम को मानते हो तो ये टोटम समूह की पहचानता, एकता और दुनिया से संबंध का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो अगर दो शब्दों में हम बोले तो क्या है, टोटम एक सामूहिक प्रतीक है जो कि पवित्र होता है और लोगों को सामूहिक एकता में बांधता है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है सती प्रथा से संबंधित। तो सती प्रथा को कौन से वर्ष में अवैध घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ए 1829 में। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन? राजा राम मोहन राय। इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया था, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने के लिए विवश होना पड़ा। अंततः वर्ष 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। तो हमने क्या बात करी, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, और इन्होंने सती प्रथा के रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए, और यह प्रथा 1829 में जाके अवैध घोषित करी गई थी। तो इसे एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा को अवैध घोषित करवाने के लिए सबसे पहला प्रयास किसने किया? वो थे राजा राम मोहन राय। सती प्रथा अवैध कब घोषित हुई? 1829 में। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सन याद रखने हैं। और हमने बात करी थी आर्य समाज के भी बारे में, हरिजन सेवक संघ के बारे में। अगर आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे और आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम तब तक देख लेते हैं। जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या उसे दबाने के लिए किया जाता है, वह है विरोध, संघर्ष, व्यक्तिगत संघर्ष या वर्ग संघर्ष। इसका आंसर होगा संघर्ष। संघर्ष मानवीय संबंधों में मौजूद एक प्रक्रिया है, और ये एक परिभाषा है, किसके द्वारा दी गई है? A.W. ग्रीन के द्वारा, कि जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या उसे दबाने के लिए किया जाए, वह संघर्ष है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बर्ट स्पेंसर से रिलेटेड, योग्यतम की जीवितता का सिद्धांत समाजशास्त्र में किसके द्वारा दिया गया है? ये है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। जिस प्रकार चार्ल्स डार्विन ने अपने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताया था कि किस प्रकार जीवों का विकास हुआ, उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि शरीर के वे अंग जिनका कोई यूज़ हो रहा है, जो किसी काम के हैं, वो बचे, और जिनका कोई यूज़ नहीं हुआ, समय के साथ वो लुप्त हो गए। ठीक उसी तरह सोसाइटी में भी जितने लोग यूज़ के हैं, जिनका कोई कार्य है, जो योगदान दे रहे हैं, वो जीवित रहते हैं, और जो बिना यूज़ के हैं, जिनका कोई कार्य नहीं है, जो योग्य नहीं है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे सोसाइटी में। और इन सारी चीज़ों के बारे में हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी फेमस बुक प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। परिस्थिति समुच्चय की अवधारणा किसने दी है? अर्थात स्टेटस सेट्स के बारे में किसने बात करी है? तो रोल सेट्स हुए या स्टेटस सेट्स हुए, इसके बारे में बात करी है R.K. मार्टन ने। परिस्थिति समुच्चय की अवधारणा क्या कहती है? कि कोई एक व्यक्ति अकेला ही अनेक परिस्थितियों को लेके चल सकता है, और जब एक ही व्यक्ति अनेक परिस्थितियां निभाता है तो वो परिस्थितियों का समुच्चय हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ही व्यक्ति फादर भी हो सकता है, और जिस जॉब में है, फॉर एग्जाम्पल ये एक टीचर है तो ये शिक्षक भी हो सकता है, अपनी वाइफ का पति भी हो सकता है, अपनी माता का पुत्र भी हो सकता है। तो पुत्र, पिता, पति, साथ ही साथ अपने व्यवसाय में एक गुरु यानी टीचर, इन सारे ही रोल्स को वो निभा रहा है। अगर वो भाई है किसी का तो भाई का भी, और दोस्त है तो दोस्त का भी। तो एक ही व्यक्ति में काफ़ी सारी परिस्थितियां होती हैं, और उन सब का निर्वाह उसे करना होता है। तो जब एक टाइम पे आप काफ़ी सारे रोल निभाते हो तो वो बन जाती है विशिष्ट परिस्थितियों के संकुल, जिसे आप परिस्थिति समुच्चय कहते हैं। और ये चीज़ बात करी थी R.K. मार्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, दुर्खिम से रिलेटेड है। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों में कानून का स्वरूप होता है दमनकारी, प्रतिकारी, A, B दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं।
दुर्खिम ने 2 प्रकार के कानून बताए थे, दमनकारी और प्रतिकारी। दमनकारी कानून आदिम समाजों में पाया जाता था, जबकि प्रतिकारी कानून आधुनिक समाजों में पाया जाता है। तो जब आप बात करते हो आधुनिक समाजों की, तो वहाँ पे आपको प्रतिकारी कानून दिखेगा। दमनकारी कानूनों की तुलना में प्रतिकारी कानून कम कठोर होते हैं, क्योंकि दमनकारी आदिम काल में हुआ करते थे, यांत्रिक समाजों में हुआ करते थे, तो वहाँ पे अपराध होना यानी आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, नैतिकता के खिलाफ आपने काम कर दिया है। तो दमनकारी कानून काफ़ी कठोर होते थे, जबकि प्रतिकारी कानून कठोर न होके सुधार और पुनर्वास पर आधारित होते हैं। यहाँ पे छोटे मोटे क्राइम के लिए आपको हल्के फुल्के फाइन्स के साथ भी छोड़ दिया जाता है, बट दमनकारी कानूनों में आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ, इस तरह की व्यवस्था रहा करती थी। तो दमनकारी कानून काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे, जो कि अपराध के प्रतिबंधों के लिए बनाए गए थे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा प्रतिकारी कानून। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको रेगुलर बेसिस पे इसी तरह के क्वेश्चंस PYQ या MCQ सॉल्व करने हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SG सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SG सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और PDF की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियाँ हो रही हैं, तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।